स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग गैशियस स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। आज हम एक नया सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले तो हम खुद से समझते हैं कि होता क्या क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने जा रहे हैं हम। ओ भाई, इतना सही है, हाँ ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो सबसे पहले होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है सिंपली मॉलिक्यूल अपनी, जैसे आप क्या करोगे, गैसियस मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कितने डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितने डिफरेंट वेज में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वही आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। या फिर हम कैसे बात करें कि कोऑर्डिनेट्स को भी डिफाइन करता है, दैट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द स्पेस। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे आपके पास, चलो ऐसे लेते हैं ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई आपके पास, ये वाई एक्सिस हो गई आपके पास, और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया जेड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये क्या बताती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को बताती है दैट कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द स्पेस। अब मॉलिक्यूल आपका एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, और जेड एक्सिस पे भी हो सकता है, और इन बिटवीन एक्स वाई जेड एक्सिस भी हो सकता है। सपोज मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो ये चीज डिफाइन करते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितनी कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं दैट कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द स्पेस, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास दो तीन टाइप के हमने पढ़े हैं ना, एक तो मोनो एटॉमिक पढ़ा है, ठीक है। एक होता है आपके पास मोनो एटॉमिक होती हैं गैसेस, ठीक है। एक कैसी होती है, डाई एटॉमिक होती है। पहली तो ये हो गई। दूसरी क्या, कौन से टाइप की होती है, डाई एटॉमिक होती है। एंड थर्ड आपके पास कौन सी होती है, पॉली एटॉमिक होती है, पॉली एटॉमिक होती है। अब मोनो से तो क्लियर है कि एक ही एटम होगा इसके पास, सही बात है। और डाई एटॉमिक का मतलब क्या है, दो एटम्स होंगे, सही बात है। और पॉली एटॉमिक का मतलब, इसका एग्जाम्पल जितनी भी आपकी नोबल गैसेज हैं वो सारी आ जाती हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे हीलियम हो गया, जिनान हो गया, राडान हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी आ गई, मोनो एटॉमिक है। डाई एटॉमिक में O2 आ गया, ठीक है, O2 हो गया, H2 हो गया मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक का एग्जांपल कौन सा है, CH4 ले लिया और CO2 ले लिया। ऐसे ही पॉली एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ एटम्स दो से ज्यादा हैं, पॉली एटॉमिक हो गया। तो इनमें आपने क्या देखा, जैसे सपोज करते हैं मोनो एटॉमिक है, मतलब एक ही एटम है उसके पास। अब वो एटम या तो एक्स एक्सिस पे हो सकता है, या फिर वाई एक्सिस पे हो सकता है, या फिर जेड एक्सिस पे हो सकता है, या फिर इनके बीच में कहीं पे हो सकता है। तो अगर हमें एक एटम की पोजीशन को डिफाइन करना है तो उसके कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तीन होंगे। या तो एक्स पे जा सकता है वो, या तो वाई पे जा सकता है, या फिर जेड पे जा सकता है। तो वही चीज मैंने बोला, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द स्पेस, ठीक है। तो तीन कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। अच्छा, तो अभी ये चीज हटाते हैं और हम देखते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हम थ्योरी पे चलेंगे कि हमने क्या क्या वहां पे पढ़ना है। ओके, ये भी हटा दो। ओके, मैंने क्या बोला, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, उसके बाद क्या बात की, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, मतलब जैसे आपने गैसियस मॉलिक्यूल्स जो आपने बीकर में ले रखे हैं, उसमें आपने क्या किया है, हीट दी उन्हें, ठीक है। तो वो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और उस हीट का यूज कैसे करेंगे, तीन टाइप की मोशंस में उस हीट को डिवाइड करेंगे। पहली कौन सी है, ट्रांसलेशनल मोशन में कुछ हीट दे देंगे, ट्रांसलेशनल, ठीक है। दूसरी कौन सी हो जाएगी, रोटेशनल। और थर्ड आपके पास कौन सी है, वाइब्रेशनल, ठीक है।
ओके तो ट्रांसलेशनल वही जैसे मैंने बताया कि आपके पास कितने मतलब उन्हें हम कितने नंबर ऑफ वेज में डिफाइन कर सकते हैं, वो आपका जो गैशियस मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर ऑफ वेज में मोशन दिखा सकता है। ठीक है, एक कोई गैशियस मॉलिक्यूल है आपका तो वो कितनी नंबर ऑफ वेज में मोशन दिखा सकता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो ट्रांसलेशनल हर मॉलिक्यूल के लिए हमेशा 3 रहेगी, मतलब वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मोशन दिखा सकता है। तो ट्रांसलेशनल तो हमेशा आपके पास कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ओके, रोटेशनल में फिर लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट आता है। लीनियर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक H इधर है, एक H इधर है और एक H इधर है, ठीक है, ये आपके लीनियर मॉलिक्यूल हो गए, एक लाइन वाले, एक ही लाइन में जो प्रेजेंट है। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका CH4 हो गया, या फिर इससे एग्जांपल छोटा ले लेते हैं, BF3 हो गया। BF3 आपका कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर रहा, 1 2 3, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इधर, ठीक है। या लीनियर आप किन्हें बोल देते हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन आप कहते हो sp होता है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। ओके, ये चीज तो ओके अभी मैंने क्या बात किया कि रोटेशनल के केस में हम दो चीजें, दो में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे होंगे, लीनियर होंगे, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नॉन लीनियर होंगे। और वाइब्रेशनल में भी सेम कंसेप्ट रहेगा, या तो हमारे पास मॉलिक्यूल लीनियर होगा और या तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, मतलब नंबर ऑफ वेज है या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। जैसे आप बोलो कि एक मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ कितने तरीके हैं जिनमें वो मोशन शो कर सकता है। ठीक है, ट्रांसलेशनल के लिए हमेशा 3 रहेंगे, एक्स वाई, एक्स एक्सेस पर भी मोशन शो कर सकता है, वाई पर भी कर सकता है और जेड पर भी कर सकता है। रोटेशनल के केस में हमने 2 में डिवाइड किया, मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उस केस में आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, 2 आती है। लीनियर के केस में आती हैं 2 और नॉन लीनियर के केस में आती हैं 3। ये 2 क्यों आती हैं, जैसे आप सपोज करो O2 मॉलिक्यूल है, आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है, ट्रांसलेशनल तो उसकी 3 ही रहेंगी हर मॉलिक्यूल के लिए, वो चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, उनके लिए हमेशा 3 रहेगी। रोटेशनल में क्या होगा, जैसे आपकी एक्स एक्सिस है, एक मॉलिक्यूल आपका इधर है, एक मॉलिक्यूल आपका इधर है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। अब अगर आपने एक्स एक्सिस पे लिया है मॉलिक्यूल तो वाई एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन शो करेगा और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन शो करेगा। ठीक है, पर एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 है। दैट मीन्स रोटेशनल एनर्जी जो आपकी जो रोटेशनल मोशन हो रही है आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, वो नहीं होगी। तो सिर्फ 2 होंगी, कौन सी, एक वाई वाली होगी, एक वाई एक्सिस के अलोंग होगी और एक जेड एक्सिस के अलोंग होगी। तो रोटेशनल लीनियर के केस में 2 रहेंगे, नॉन लीनियर के केस में 3 रहेंगी। अच्छा, और टोटल जो आपकी रहती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी रहती है, 3n रहती है, जहां पे n आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये कितनी हो गई, 3n हो गई। अब ये 3 है, ये 2 है, तो लीनियर के केस में वाइब्रेशनल कितनी हो गई, 3n-5 हो गई, और नॉन लीनियर के केस में कितनी हो गई, 3n-6 हो गई। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं पीछे से। तो देखिए, द एटम्स आर कंसीडर्ड एज मास पॉइंट्स। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है ना वो एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। तो वो एटम्स में आप क्या पढ़ते हो, बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो होल मास ऑफ द एटम होता है वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसे ही हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ये जो एटम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एटम्स को क्या कंसीडर किया है, मास पॉइंट कंसीडर किया है, एज मास पॉइंट्स। ठीक है, तो हेंस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू, अगर उसे आपने मास पॉइंट्स लिया है, जैसे आपने H2 मॉलिक्यूल लिया, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, इनको आपने क्या बोल दिया, मास पॉइंट्स बोल दिया। और इनको डिफाइन करने के लिए, जैसे कि ये H2 मॉलिक्यूल स्पेस में कहाँ पे प्रेजेंट है, वो चीज डिफाइन करने के लिए इनकी कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहेंगे। हेंस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशंस ऑफ द मास पॉइंट। ये जो आपने एटम्स लिए हैं इनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। ओके, ठीक है,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि रिक्वायर हैं किसके लिए, किसी मास पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। और मास पॉइंट क्या है, एटम्स हैं, जो आपने जैसे O2 मॉलिक्यूल लिया है तो एक ऑक्सीजन, ये एटम्स जो हैं उनको मास पॉइंट बोला, और उन्हें उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए वही हमारे पास हो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंस 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ईच मास पॉइंट, ठीक है, तो जो भी एटम होगा उसके पास वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन शो कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी, ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है, शो कर सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी शो कर सकता है। मतलब जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी हर मॉलिक्यूल के लिए, वो चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, 3 रहेगी। पढ़िए, since the coordinates are required to represent each mass point, hence total coordinates required to represent position of n mass point। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मास पॉइंट n है, तो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक के कोऑर्डिनेट्स 3 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टोटल कितने n है उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 3n आ जाएगा। तो n मास पॉइंट्स इन स्पेस में, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहेंगे, 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। thus a molecule made up of n atoms has 3n degree of मॉलिक्यूल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी अगर आपके पास कोई भी एक गैस है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमने कैपिटल N से डिफाइन कर रखे हैं, और उसमें हमने क्या बात की कि किसी एक एटम को, किसी एक मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे उनके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज 3n। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है, क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल मोशन शो कर सकता है। एक मॉलिक्यूल कितने डिफरेंट तरीके से मोशन शो कर सकता है इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, वही चीज आपकी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, व्हेन द मॉलिक्यूल इज हीटेड, वही चीज जो हमने अभी पीछे बात की, जब हमने गैशियस मॉलिक्यूल को हीट किया तो उससे क्या हुआ, हमने उसे एनर्जी दी, और वो एनर्जी उसने 3 टाइप की मोशन में डिवाइड कर दी, सॉरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में, रोटेशनल में और वाइब्रेशनल में, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे भी ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, जेड के अलॉन्ग भी, और रोटेशन भी दिखा सकता था, वाइब्रेशन मोशन भी दिखा सकता था। तो जो भी आपने एनर्जी उसे दी है, उसने उस एनर्जी का यूज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में किया है। वही चीज लिखी है, व्हेन द मॉलिक्यूल इज हीटेड द एनर्जी इज सप्लाइड टू इट एंड मॉलिक्यूल डिवाइड दैट एनर्जी इनटू 3 काइंड ऑफ मोशन। कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ओके, ये जो पिछली वाली स्लाइड में लिखा था यही चीज हमने यहाँ पे भी देखी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है, जैसे आपका मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में इधर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इसका मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जैसे आप बोलते हो ना कि जो भी ये बॉडी है उसका एक सेंटर ऑफ मास रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि इसका पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो जो सेंटर ऑफ मास है आपका उसके साथ मूव कर रही है, ठीक है, उस टाइप वाली मोशन को आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेशनल। पढ़ते हैं, द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मींस द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास किसी भी डायरेक्शन में ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स। अब वो जो सेंटर ऑफ मास है आपका, उसे भी आप 3 टाइप से लिख सकते हो, उनके कोऑर्डिनेट्स को 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हो। तो जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3। क्यों, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास को 3 टाइप में डिफाइन किया, 3 वेज में सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट किया। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। रोटेशनल कितनी हो गई, 2 फॉर द लीनियर जो हमने पीछे डिस्कस किया, और नॉन लीनियर के केस में कितनी रहती है, 3 रहती है, ठीक है। टोटल आपके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, 3n। उसमें से आपने ट्रांसलेशनल वाले को दे दी 3 लीनियर के केस में, ठीक है, और रोटेशनल वाले को दे दी कितनी, 2। तो वाइब्रेशनल वाले के पास कितनी जाएंगी, 3n माइनस का 5। और नॉन लीनियर की अगर बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल को 3 ही मिलेंगी, रोटेशनल को मिलेंगी 3, और वाइब्रेशनल को मिलेंगी 3n माइनस का 6, ठीक है। वही चीज लिखिए, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए कितना हो जाएगा, 3n माइनस 5, और नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाएगा, 3n माइनस का 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज है या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है, वो हमने कितने टाइप में डिफाइन की है, 3 टाइप की, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। फिर ट्रांसलेशनल वाले में हमने क्या बोला कि 3 रहती है, चाहे मॉलिक्यूल आपका लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। रोटेशनल, लीनियर के केस में रोटेशनल 2 रहती है, नॉन लीनियर के केस में रोटेशनल 3 रहती है। और वाइब्रेशनल अगर टोटल 3n है तो उसमें से आप माइनस कर लोगे, 3n - 5 हो जाएगी लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए कितनी हो जाएगी, 3n - 6 हो जाएगी। अभी हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरी पे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल था जिसके पास कुछ एक एनर्जी थी, तो मॉलिक्यूल क्या करता है, जितनी डायरेक्शन में वो मोशन दिखा रहा है, मतलब जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सबको वो इक्वली एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। दैट मीन्स अगर आपने किसी गैशियस मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी दी है तो उसकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको वो उस एनर्जी को इक्वली डिवाइड कर देता है अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। वही है प्रिंसिपल ऑफ इक्यू पार्टीशन, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अपनी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को दी है। पढ़ते हैं। Consider the translational motion of the gas molecules as the gas molecules are moving in different direction। हमने क्या किया अभी तक कि ट्रांसलेशनल मोशन को ही अभी कंसीडर किया है मॉलिक्यूल की। देखो ये हो गया x में, ये हो गया y में, और ये हो गया z में। x y z, ठीक है। तो इधर जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, vx हो गई। इधर जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, vy हो गई, और इधर वालों की हो गई vz हो गई, ठीक है। अभी देखो, एज द गैस मॉलिक्यूल आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, हमने यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर किया है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर एनी गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग इन एनी डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। कोई भी हमने मॉलिक्यूल लिया, उसकी वेलोसिटी क्या कंसीडर कर ली, v कंसीडर कर ली, और उसके कंपोनेंट ये जो x y z डायरेक्शन में है वो क्या है, vx है, vy है और vz है, ठीक है। along the 3 mutually perpendicular axis such that, इस टाइप से हैं, अगर ये vx है, ये vy है, vz है, तो हमने इसका रिजल्टेंट क्या आएगा देखते हैं। सॉरी, v टोटल वेलोसिटी क्या थी, v थी, इन कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई है, तो मैंने इसे क्या लिखा, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है, ये चीज इतनी हो गई। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। अभी हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं विद हाफ m से, जिससे हमारे पास क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन 1 विद हाफ m बोथ साइड, तो उससे होगा क्या, क्या मिलेगा, देखिए, हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v x स्क्वायर प्लस, अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना, हाफ m v y स्क्वायर प्लस हाफ m v z स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज, ओके। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इन x डायरेक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन y डायरेक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन z डायरेक्शन। इतनी चीज आ गई, इसको हमने कर लिया ब्रैकेट में, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूं, अभी जो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, आपने कौन सी मोशन कंसीडर की है, ट्रांसलेशनल, ठीक है। हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन,
मॉलिक्यूल कैसी मोशन दिखा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन दिखा रहा है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। उस टाइम पे हमने क्या किया कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके x y z डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिए vx vy vz, तो उनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसे आप ऐसे भी लिख लो, ये क्या है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, इन सबका सम वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, मोशन कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दैट मीन जो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट के सम के इक्वल थी। अभी मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास है v वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, दैट मीन्स वो x पॉजिटिव x डायरेक्शन में भी जाएगा और नेगेटिव x डायरेक्शन में भी जाएगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, देखते हैं। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड हो गई, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गई। फिर हमने क्या बोला, द मीन वैल्यू ऑफ एनी वेलोसिटी कंपोनेंट सच एज वी एक्स इज 0, ठीक है। पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, मॉलिक्यूल कैसी मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा। तो उसका जो मीन हो जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ एनी वेलोसिटी कंपोनेंट सच एज वी एक्स जो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 0। अगर हम एक्स डायरेक्शन के मीन की बात कर रहे हैं तो वी एक्स और वी नेगेटिव डायरेक्शन में x दोनों जुड़ के क्या आ जाएंगे, 0 वैल्यू दे देंगे। मतलब मीन x डायरेक्शन में मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन 0 हो गई। सिमिलरली y के लिए भी 0 हो जाएगी और z के लिए भी 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, vx तो 0 होगी, पर हमने क्या बात यहाँ पे vx की थी, नहीं, हमने तो vx स्क्वायर लिखा था। तो vx जो है आपका, जो मीन वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन थी वो तो 0 थी, बट उनका स्क्वायर 0 नहीं है, क्योंकि जब आप स्क्वायर लगाओगे तो आप vx का स्क्वायर पॉजिटिव डायरेक्शन वाले का स्क्वायर प्लस v नेगेटिव x डायरेक्शन वाले का स्क्वायर लगाओगे तो वो वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि हम vx ना लिख करके मीन लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, vx बार लिख सकते हैं इसे। हाँ, v जो आपने पीछे निकाली है वैल्यू, v इसकी निकाली थी, वो v बार स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये एवरेज को बता रहा है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, vx बार का स्क्वायर प्लस vy बार का स्क्वायर प्लस vz बार का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो हाफ m v बार स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m vx बार स्क्वायर और प्लस हाफ m v y बार स्क्वायर प्लस हाफ m v z बार स्क्वायर। तो ये चीज क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग द x डायरेक्शन प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग द y डायरेक्शन प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग द z डायरेक्शन। इतनी चीज क्लियर है, ओके। अभी क्या बोल रहा है, इसे भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। सही है, थोड़ा सा और, ओके, ठीक है। मतलब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई वो एक्स वाई जेड में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी उसका सम था, ओके। हेंस इट इज क्लियर दैट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपके पास क्या आई है, देखिए, एवरेज काइनेटिक translational energy of a molecule is the sum of their components along the 3 mutually perpendicular axes। वही चीज लिखी है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई है वो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जो काइनेटिक एनर्जी थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, उनका सम है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दीज 3 कंपोनेंट्स, हाँ, और साथ के साथ क्या है, 3 कंपोनेंट, सॉरी, अलोंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड दीज 3 कंपोनेंट्स आर and the 3 components are equal to each other। ये भी चीज ध्यान रखनी है, ये इक्वली डिवाइडेड है इसमें, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक, जो अभी हमने पीछे देखा, इक्यू पार्टीशन प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है कि वो अपनी, जब हमने उसे हीट दिया तो वो अपनी एनर्जी को तीनों जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनमें इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इनकी आई है वो तीनों के कंपोनेंट सेम है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो भी आई है आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उनका अमाउंट सेम है।
and these three components are equal to each other. As we know, kinetic energy theory से KTG से हमें क्या पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आता है, हाफ KT, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं, और ट्रांसलेशनल के केस में कितनी हो जाएगी, कितनी हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है, 3 आई है, दैट मीन्स ट्रांसलेशनल के लिए हो जाएगी 3/2 KT, ठीक है, यही चीज लिखी है। एज वी नो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या जानते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 3/2 KT, ठीक है। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल कितनी होती है, 3/2 KT, हेंस ईच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट हाफ KT। अगर टोटल, ये चीज आपकी टोटल ही तो आ रही थी, ये चीज टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, और KTG क्या बोलती है, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल होती है 3/2 KT। इसका मतलब KTG से हमें पता है ये चीज 3/2 KT है पर मॉलिक्यूल, और ये चीज इससे क्या पता चल रही है, इन तीनों का सम है, इसका मतलब, और हमें 3/2 KT को इक्वली डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, y डायरेक्शन में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और z में एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तीनों बराबर है, साथ के साथ हाफ KT का कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, सही है इतनी चीज। हेंस ईच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट हाफ KT, हेंस इट इज कंक्लूडेड दैट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय द अमाउंट ऑफ हाफ KT। ये हम सर्कल कर लें, ठीक है, ये आपको अमाउंट ध्यान रखना है कितना है, सॉरी, और ये चीज कर लेते हैं अंडरलाइन। क्या बोला मैंने, ट्रांसलेशनल ये वाली करनी है, और इसका कलर रखते हैं येलो, ओके। इट इज कंक्लूडेड दैट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही है इतनी चीज, ओके। और ये देते हैं रब कर, उड़ गया अंदर वाला भी, को बना दो 2, यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, सही है इतनी चीज, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं, हाँ जी। तो देखो मैंने क्या बताया, हम बात कर रहे थे EQ पार्टीशन, प्रिंसिपल ऑफ EQ पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि कहता है कि जब आप मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड कर लेता है, यही चीज हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये अपने पास कोई एक मॉलिक्यूल था जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसके कंपोनेंट निकाले XYZ डायरेक्शन में। अब मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, x डायरेक्शन में कितनी है, Vx है, y डायरेक्शन में कितनी है, Vy है, और z में कितनी है, Vz है। तो मैंने क्या कर लिया, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, दैट इज इन सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम हो जाएगा, क्योंकि मैंने v स्क्वायर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv स्क्वायर होती है, तो हाफ m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को कर दिया। वहां से अपने को क्या मिला कि जो रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी है वो XYZ की रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी XYZ की काइनेटिक एनर्जी का सम है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसी मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो +x डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, -x डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो उनका मीन ले लिया, तो मीन तो हमें पता है Vx अगर हम लेते हैं, Vx बार लेते हैं तो वो 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी तो 0 हो जाएगा। बट अपने को क्या निकालना है, v स्क्वायर चाहिए, तो v स्क्वायर तो 0 नहीं है, वही चीज मैंने की, इनका मीन ले लिया, v बार स्क्वायर ले लिया, वो क्या हो गया, Vx बार स्क्वायर, Vy बार स्क्वायर और Vz बार स्क्वायर। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली, वो चीज क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन x डायरेक्शन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन y डायरेक्शन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन z डायरेक्शन का सम हो गई टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि जितने जो भी आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ KT होती है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तो दैट मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए मॉलिक्यूल की टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/2 KT आ जाएगी। इसका मतलब ये पूरा अमाउंट आपका कितना हो गया, 3/2 KT है, साथ के साथ वो इक्वली डिवाइडेड है किसमें, x y z एक्सिस में, यानी हर एक का कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, हाफ KT का कंट्रीब्यूशन हो गया। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। इससे आपको क्या कंक्लूजन निकला, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय द अमाउंट ऑफ द हाफ KT। ओके, मॉलिक्यूल्स के बात कर रहे हैं
जब हम के ले रहे होंगे तो हम वहां पे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, वी हैव कंसीडर ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी तक का जो हमने पीछे डेरिवेशन किया उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर किया था। अभी सपोज करते हैं मॉलिक्यूल रोटेशनल भी दिखा सकता है। अच्छा, ट्रांसलेशनल कौन दिखाएंगे? जो मोनो एटॉमिक वाले होंगे वो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाएंगे। रोटेशनल डबल वाले भी, मतलब डाई एटॉमिक वाले भी और पॉली एटॉमिक वाले भी, उसमें फिर हमने क्लासीफाई कर दिया था ना कि लीनियर कौन से हैं, नॉन लीनियर कौन से हैं। फिर लीनियर वाले कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाएंगे, नॉन लीनियर वाले कितनी दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, पहले हमने लिया था सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल दिखा रहे हैं, अभी वो रोटेशनल भी कर सकते हैं और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी शो कर सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव कंसीडर्ड ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नाउ कंसीडर द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या सीखा कि जो ट्रांसलेशनल में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी वो किसका, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन वाले का सम देख रहे थे। उसके बाद अब जब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल वाले की, तो उसमें क्या देखेंगे, देखिएगा सिमिलर टू द ट्रांसलेशनल, जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ आई ओमेगा आप पढ़ते हो ना, काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होता है तो वो कितनी हो जाएंगी, लीनियर के केस में 2 हो जाएंगी, क्योंकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के केस में कितनी थी, 2 थी। तो जैसे आपने हाफ आई ओमेगा लिखा है, ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी आप हाफ एम वी स्क्वायर लेते हो, रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा लेते हो। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। सिमिलरली जब आप वाइब्रेशन की बात करोगे तो वाइब्रेशन में आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और साथ के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ईच सब कंट्रीब्यूट कितने का कर रहे हैं, हमने पीछे से देखा हाफ के टी का, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हाफ के टी का कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के टी का कर रही है। दैट मीन्स ओवरऑल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने का कंट्रीब्यूट कर रही है, के टी का कंट्रीब्यूशन कर रही है। फिर आप निकाल लोगे जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आई है वाइब्रेशनल की, इनटू के टी कर दोगे। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो, सिमिलर टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो द सम ऑफ 2 स्क्वायर्ड टर्म एंड ईच कंट्रीब्यूट टू द कितना, हाफ के टी। ठीक है, यहाँ पे लीनियर के केस में हमने कितनी ली थी, 2 ली थी ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी टू द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी लीनियर के केस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी कितने का, हाफ के टी का कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, क्योंकि रोटेशनल वाले में आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो आप पढ़ते हो ना हाफ आई ओमेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल के टर्म में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो एक ही है, इसका मतलब कितना है, हाफ के टी का कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउएवर वाइब्रेशनल एनर्जी इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल। क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ 2 स्क्वायर्ड टर्म्स। ठीक है, 2 स्क्वायर्ड टर्म्स के इक्वल हो जाएगी, किस टाइप से, क्योंकि इसमें कितने हैं, वाइब्रेशनल वाले में 2 हैं, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, तो 2 स्क्वायर्ड टर्म्स के सम के इक्वल होगी। और पहले वाले में कितने थी, ठीक है, जो हमने ट्रांसलेशनल निकाली थी उसमें 3 टर्म्स आए थे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन वाले। ईच स्क्वायर टर्म कितने का कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, हाफ के टी का, हाफ के टी का, और हैं कितने, 2 हैं, दैट मीन्स ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, के टी का, टू द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, सो दैट ईच मोड ऑफ द वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट के टी। एक बार ये देख लेते हैं कैसे लिखा है। देखो, मैंने बात किया जो आपके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोशन है वो काइनेटिक, पार्शियली काइनेटिक होता है और प्लस पोटेंशियल होता है। जैसे आप एसएचओ देखते हो ना, एसएचओ में भी तो यही हो रहा होता है, वाइब्रेशंस ही तो हो रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हो, जब मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी भी रह रही होती है और पोटेंशियल भी रह रही होती है, तो वही इन्होंने बोला है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो काइनेटिक है, पार्शियली काइनेटिक है और पार्शियली पोटेंशियल है। अच्छा, हमें पता है काइनेटिक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, हाफ के टी, जितने भी है उनका सबका हाफ के टी है। पोटेंशियल का कितना रहता है कॉन्ट्रीब्यूशन, हाफ के टी, इक्वली डिवाइडेड है ना, तो जितना इसका है हाफ के टी उतना ही इसका है, तो इन दोनों की वजह से वाइब्रेशन का कितना हो जाएगा, इन दोनों की वजह से वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, पढ़िए, पार्शियली काइनेटिक है, पार्शियली पोटेंशियल है और इनका 2 स्क्वायर्ड टर्म के सम के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हर एक स्क्वायर टर्म जो है वो हाफ के टी का कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ईच मोड वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट के टी का हो जाएगा टू द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टोटल एनर्जी, यही आपका है EQ पार्टीशन प्रिंसिपल, द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इक्वली, total energy of the molecule divided equally among the different degrees of freedom, the amount of energy associated with each degree of freedom equals to half kT। क्या बोल रहा है, जो भी आपने एनर्जी उसे प्रोवाइड की है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसको उससे लिखते हैं, एक सेकेंड, द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल के पास है वो अपनी उस एनर्जी को इक्वली डिवाइड करेगा, किसमें, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उसमें वो उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, ओके। और हर एक टर्म कितने का कंट्रीब्यूशन करेगा, हाफ केटी का कंट्रीब्यूशन करेगा, यही आपका इक्यू पार्टीशन थ्योरी है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो एनर्जी कंट्रीब्यूट बाय ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, हाफ केटी, ठीक है, ये पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। एनर्जी कंट्रीब्यूट बाय ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, हाफ केटी, एंड एनर्जी कंट्रीब्यूट बाय ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, केटी, ठीक है, क्योंकि इसमें दो टर्म आ रहे थे आपका, एक आ रहा था पोटेंशियल का, एक आ रहा था काइनेटिक का, तो जिसकी वजह से अब दोनों हाफ केटी का कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, मतलब ओवरऑल केटी हो गया। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम एज फॉलोज। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये आपके लीनियर मॉलिक्यूल है, इधर आपके नॉन लीनियर, लीनियर में एग्जाम्पल इनके कौन कौन से आएंगे, H2 आएगा, O2 आएगा, ये सारे लीनियर के हो गए। नॉन लीनियर में आपके CH4 आएंगे, CO2 आएंगे, CO2 तो लीनियर हो गया, CH4 ले लो, BF3 ले लो, ठीक है, CO2 आपका लीनियर में जाएगा, ओके। अभी देखो, तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उनके केस में ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 रहेगी, ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 रहेगी, चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो, ठीक है। रोटेशनल लीनियर के केस में 2, नॉन लीनियर के केस में 3। टोटल कितनी है, यहां पे पहले लिख लो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3n है, ठीक है। उसमें से आपने लीनियर के केस में 3 ट्रांसलेशनल को दे दी, 2 रोटेशनल को दे दी, तो 3n-5 वाइब्रेशनल को मिली। सिमिलरली 3 आपने ट्रांसलेशनल को दी, 3 आपने रोटेशनल को दी, तो 3n-6 किसकी बची, वाइब्रेशनल की बची। अच्छा, अभी एवरेज एनर्जी निकालना है, कैसे निकालते हैं, हाफ केटी का कंट्रीब्यूशन करता है, 3 ट्रांसलेशनल है तो कितनी हो जाएगी, 3/2 केटी, 2 रोटेशनल है, रोटेशनल वाली भी कितने का कंट्रीब्यूट करती है, हाफ केटी का, तो ये कितना हो गया, 2/2 यानी केटी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2/2 इक्वल्स टू केटी, ओके। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3n-5, एक कर रही है केटी का, तो 3n-5 कितने की करेंगी, 3n-5 इंटू केटी। सिमिलरली आप नॉन लीनियर में भी एक करती है हाफ केटी का, तो 3 करेंगी 3/2 केटी का, एक करती है हाफ केटी का, तो 3 करेंगी 3/2 केटी का, एक करती है केटी का, तो 3n-6 करेंगी 3n-6 केटी का, ओके। हाँ, अभी जो हमने ये चीज सीखी है ना, ये ट्रांसलेशनल कितने का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोटेशनल कितने का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब हम टोटल एनर्जी निकालने वाले हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अगर हमने मॉलिक्यूल्स को लीनियर कंसीडर किया है, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 लीनियर है ना, ठीक है। तो लीनियर के केस में आपके पास ट्रांसलेशनल कितनी आती है, 3 आती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है आपके पास, 3। रोटेशनल कितनी आती है, लीनियर के केस की बात चल रही है, रोटेशनल कितनी आती है, 2। ठीक है, और वाइब्रेशनल कितनी आती है, 3n-5। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन निकालना है। देन टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन
टू, कौन से की बात चल रही है, लीनियर की, टू द लीनियर मॉलिक्यूल विल बी, कितना हो जाएगा देखिए, देखो पहले आपने क्या लेना है ट्रांसलेशनल का 3, और कंट्रीब्यूट कितने का करते हैं, हाफ केटी का, तो 3/2 केटी, ओके, प्लस रोटेशनल कितने हैं 2, कंट्रीब्यूट कितने का, हाफ केटी, ओके, प्लस वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन कितने का, केटी का। इसका मतलब कितना हो गया, 3/2 केटी प्लस केटी प्लस 3n-5 के टी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आ गया फॉर द लीनियर मॉलिक्यूल, किसके लिए है, फॉर द लीनियर मॉलिक्यूल, और वो भी क्या, टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और नॉन लीनियर के लिए हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, कितना हो जाएगा, 3/2 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 3 तो रहती ही है, प्लस 3/2 हो जाएगा। इस बारी रोटेशनल कितनी हो गई, नॉन लीनियर में 3 हो गई, तो इनका कंट्रीब्यूशन 3/2 केटी प्लस, और इस केस पे आप वाइब्रेशनल कितनी रह गई, 3n-6, एक का कंट्रीब्यूशन कितना, के टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6/2 दैट इज 3 केटी प्लस 3n-6 केटी, ठीक है। और ये किस चीज के लिए था, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। इसके लिए आया था 3/2 केटी प्लस केटी, आप इसे 5/2 केटी भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 3n-5 केटी, और ये हो गया 3 केटी प्लस 3n-6 केटी। कैलकुलेशन हमें निकालनी थी टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी है, और जो आपके नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी है, ओके। अभी हम मूव करते हैं, लिमिटेशंस क्या है इसकी, प्रिंसिपल ऑफ इक्यू पार्टीशन थ्योरी की, ठीक है। इक्यू पार्टीशन प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया कि वो इक्वली डिवाइडेड होता है, इक्वली डिवाइडेड होता है मतलब क्या है इसका, कि जो आपके पास टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, मतलब उनकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या बोलती है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल, अच्छा पहले तो समझ लेते हैं, हमारे पास एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आया, ठीक है। ये आपकी क्या थी, एवरेज एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा CV इक्वल्स टू क्या होता है, डेल U अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट V पे, ठीक है। तो आपकी ये जो इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी आई है, ये किन का फंक्शन है, टी का फंक्शन है, के तो कांस्टेंट है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, और डेल यू बाई डेल टी ही क्या हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV की वैल्यू दे देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एवरेज इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हो और उसे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो V की वैल्यू, CV की वैल्यू दे देगा। अच्छा, यही चीज ये बोल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस कैन बी कैलकुलेटेड। सही बात है, ये जो हमने निकाली है, ये हमने क्या निकाली है, एनर्जी ही तो निकाली है, इंटरनल एनर्जी ही तो निकाली है, ठीक है। फ्रॉम दीज वैल्यूज द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस कैन बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि अगर हमें U मिल गया और U क्या है, फंक्शन ऑफ T है, तो मैं उसे T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर सकती हूँ, और वही चीज क्या दे देगा, CV दे देगा। दीज थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड मोलर हीट कैपेसिटी, अब क्या हुआ, जो आपने यहाँ से हीट कैपेसिटी निकाली, जैसे आपने क्या बोला, थ्योरेटिकल वैल्यू बोला, और जो एक्चुअल में उस वाली गैस की CV आती है, दैट इज जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, उसमें ड्रास्टिक चेंज था। पढ़िए, these theoretical calculated values, these theoretical calculated molar heat capacity of the various gases are compared to the experimental values, उनसे कंपेयर की गई, और क्या पाया गया, it is shown that the experimental values are far lower at room temperature, मतलब जो ये experimental values थी ये रूम टेम्परेचर पे बहुत कम वैल्यू दिखा रही थी, जो ये आई थी,
मतलब फिर से देखो, इन्होंने क्या किया, जो CV थ्योरेटिकल आई है, मतलब इस फॉर्मूले से आई है जो आपने इक्विपार्टीशन को यूज करके निकाला, उससे इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया किसके साथ, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है उसके साथ कंपेयर किया, बिल्कुल। और क्या देखा कि रूम टेम्परेचर पे जो एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू थी वो कम थी एज कंपेयर टू, सॉरी कम है ना, कम थी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वाली वैल्यू से, यही चीज लिखी है। एंड इट इज शोन दैट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर फार लोअर एट रूम टेम्परेचर एंड ओनली, और अगर ये वाली वैल्यू कम है, रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यू कम है, तो ये इसके इक्वल कब होगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। और वो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपके जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो जो आपके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी इंक्रीज कर रही होगी। ये इसमें लिखा है, पढ़ते हैं, ये चीज अभी हटा देते हैं, यहां तक हम आ गए थे। ओके, अभी क्या कह रहा है, जो थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड मोलर हीट कैपेसिटी थी वेरियस गैसेस की, उन्हें कंपेयर किया गया उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। जो आपकी इक्यू पार्टीशन से आई थी CV की वैल्यू, उसे कंपेयर किया गया किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो क्या मिला, एंड इट इज शोन दैट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर फार लोअर एट द रूम टेम्परेचर, experimental values far lower at room temperature and only become close to the calculated values at higher temperature। ठीक है, अगर आप उन्हें कैलकुलेटेड वैल्यूज के इक्वल लाना चाहते हो तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आप टेम्परेचर को राइज कर दोगे। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रपोजिंग, ये चीज कैसे एक्सप्लेन हुई, जब आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर का फंक्शन हो जा रही है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रपोजिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाइब्रेशनल एनर्जी राइजेस विद टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वाइब्रेशनल एनर्जी राइज करती है, वाइब्रेशनल एनर्जी राइज करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। इसका मतलब क्या है, एंड इट इज ग्रेटेस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, यानी जो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इन्होंने क्या बोला, एक बारी फिर से देखते हैं। जो हमने इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज निकाली थी यूजिंग इक्यू पार्टीशन प्रिंसिपल, वो ये आ रही थी। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, CV की वैल्यू निकाल सकते हैं। CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हमने डेल्टा U निकाल लिया जो कि टेम्परेचर का फंक्शन आया था। ठीक है, उसको हम उसके रिस्पेक्ट में, मतलब U को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम CV निकाल सकते थे। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को यूज करके जो CV आई है उसे हमने क्या बोल दिया, CV कैलकुलेटेड है या फिर थ्योरेटिकल है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो कैलकुलेटेड वाली थी उसे एक्सपेरिमेंटल वाले से कंपेयर कराया। ठीक है, कंपेरिजन में ऐसा मिला कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल से। उसी टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आनी चाहिए CV की, वो कम है एज कंपेयर टू किसके, जो आपको इस थ्योरेटिकल फॉर्मूले से मिली है। तो उसका मतलब इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको थ्योरेटिकल वाले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इंक्रीज करनी है, जो आपकी कैलकुलेटेड आई है उसके बराबर लानी है, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट क्या बता रहा है कि आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ऐसे कह लो, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वाइब्रेशंस फास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट कर रही थी टोटल एनर्जी में वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दैट इज क्या लिखा हुआ है, वाइब्रेशनल एनर्जी राइजेस विद टेम्परेचर एंड इट इज ग्रेटेस्ट एट द वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गई इनकी लिमिटेशंस। एक बार रीकैप करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने स्टार्ट किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल कितने डिफरेंट तरीके से मोशन शो कर सकता है। या फिर हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा वो क्या है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली किसी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को दैट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द स्पेस, जो कि ये स्पेसिफाई करें कि वो वाला मॉलिक्यूल स्पेस में कहाँ है। तो हमने क्या देखा, ट्रांसलेशनल के केस में 3 रहती है, चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। रोटेशनल के केस में लीनियर में 2, नॉन लीनियर में 3। और फिर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3n है। तो वाइब्रेशनल के लिए 3n-5 लीनियर में और 3n-6 हो जाती है आपकी नॉन लीनियर की। ठीक है, उसके बाद क्या बात की हमने, ये तो हमने खुद ने सीखा। उसके बाद यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ इक्यू पार्टीशन थ्योरी देखा, जो कि ये बोलता है कि जो भी आप अमाउंट ऑफ हीट देते हो किसी गैस मॉलिक्यूल को तो वो इक्वली डिवाइड कर देता है किसमें, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। और यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिल करके आया कि जो आपके पास, जैसे हमने KTG से भी सीखा है कि टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कितनी होती है, 3/2 kT होती है, और वो इक्वली डिवाइडेड है, दैट इज XYZ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आ गया, ½ kT का आ गया। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ तक कंसीडर किया था सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो हो रही है,
रोटेशनल वाइब्रेशनल भी शो हो सकती है, तो अगर रोटेशनल शो हो रही होगी तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हाफ KT का आएगा। वाइब्रेशनल के केस में KT आता है क्योंकि वो पार्शियली काइनेटिक और पार्शियली पोटेंशियल होती है, तो दोनों का हाफ KT यानी KT कंट्रीब्यूट करती है। फिर आप निकाल लो जो भी आपका गिवन मॉलिक्यूल है उसमें कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो तो 3 ही रहेंगी। मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, उस हिसाब से आप रोटेशनल डिसाइड करोगे और उसी हिसाब से आप क्या डिसाइड करोगे, वाइब्रेशनल डिसाइड करोगे। जब आपको टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो आप उन जितनी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल इनटू उनका कंट्रीब्यूशन कितना है वो कर दोगे। और उसी से फिर हमने लिमिटेशन तक गए, तो वहां से हमने क्या देखा कि जो हम एवरेज इंटरनल एनर्जी निकाल पा रहे हैं यूजिंग इक्विपार्टीशन फॉर्मूला, उसमें हम क्या कर दें, अगर टेम्परेचर का फंक्शन आ रही है उसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो अपने को CV मिल जाएगा, दैट इज मोलर इंटरनल एनर्जी, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी विद मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये जो कैलकुलेटेड आई उसे हमने एक्सपेरिमेंटल वाले से कंपेयर किया, तो ऐसा देखा गया कि रूम टेम्परेचर पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू जो आपकी आई है इस फॉर्मूले को यूज करके। तो उससे क्या कंक्लूजन निकाला गया कि अगर आपको इक्वल करनी है तो आपको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर राइज करने पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, वाइब्रेशन फास्ट हो जाएंगे, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन एनर्जी की तरफ था वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।